Hello students, welcome again to Magister classes. In last class we studied active acquired immunity, and in this class we will study passive acquired immunity. Now moving on to next topic, which is passive acquired immunity. जब किसी इंडिविजुअल या किसी रेसिपिएंट में कोई इम्यूनिटी या कोई रेजिस्टेंस जो पैसिवली ट्रांसमिट हो जाए, यानी जब इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम को एक्चुअली कोई एक्टिव रोल न करना पड़े, तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी वो इम्यूनिटी जो रेडीमेड फॉर्म में किसी इंडिविजुअल को मिल जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे बॉडी यानी किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में कोई एक्चुअल एंटीजेनिक स्टिमुलस न हुआ हो और पहले से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो उसमें एडमिनिस्टर किया जाए। ऐसे केसेस में कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस होता ही नहीं है। जब चूंकि कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस हुआ ही नहीं, तो जो एंटीबॉडीज या जो आईसीसीज बनने का जो ड्यूरेशन हुआ वो होता ही नहीं है, इसलिए कोई लेटेंट फेज भी नहीं होता है। और यही कारण होता है कि इस समय ऐसे केसेस में कोई नेगेटिव फेज भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि पैसिव इम्यूनिटी के केस में ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ये इम्यूनिटी कुछ डेज या कुछ वीक्स ही लास्ट करती है। चूंकि ये एंटीबॉडीज जो कि पैसिवली एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ये मेटाबोलाइज्ड होके फर्दर फिर एलिमिनेटेड हो जाते हैं बॉडी से, इसलिए इनका कोई सेकेंडरी टाइप रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। जब किसी इंडिविजुअल के या किसी रेसिपिएंट के बॉडी में जो एंटीबॉडी सेकेंड टाइम में सब्सिक्वेंटली जब एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इस एंटीबॉडी का जो एलिमिनेशन होता है सेकेंड टाइम, वो ज्यादा रैपिड होता है देन द फर्स्ट टाइम। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी इंडिविजुअल में, किसी रेसिपिएंट में जब फर्स्ट इंजेक्ट किया गया उस एंटीबॉडीज को, तो उसका जो एलिमिनेशन होता है वो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन के थ्रू होता है। लेकिन जब ये सब्सिक्वेंटली जब ये इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो एलिमिनेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। ऐसे केसेस में चूंकि हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इनका एक्शन जो होता है वो इमीडिएट होता है। तो जब हमें इंस्टेंट इम्यूनिटी चाहिए होती है किसी डिजीज के अगेंस्ट या किसी पैथोजन के अगेंस्ट, तब हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल टेटनस के केसेस में, या गैस गैंग्रीन या डिप्थेरिया से जब कोई हमारा बॉडी जब एक्सपोज्ड हो जाता है, तब हमें इमीडिएट इम्यूनिटी की जरूरत होती है, और ऐसे केसेस में पैसिव इम्यूनिटी दिया जाता है। एज वी नो स्टूडेंट्स, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी is also subdivided into two types: natural passive immunity and artificial passive immunity. In this page we will see what is natural passive immunity, यानी इस पेज में हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो रेजिस्टेंस होती है जो बेबी को मदर के द्वारा, मदर से डायरेक्ट मिल जाए। हाँ स्टूडेंट्स, तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो 5 सब टाइप्स के होते हैं, जो मैं लिख चुकी हूँ: IgM, IgD, IgG, IgA और IgE। और इन पांचों एंटीबॉडीज के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इनमें से IgG एंटीबॉडी ऐसा होता है जो प्लासेंटा के बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचता है और उसे वहां पे इम्यूनिटी देता है। और यही IgG फीटस को इन्फेक्शन से बचाता है। और IgG का एक और फंक्शन होता है, ये सर्टेन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। ह्यूमन कोलेस्ट्रम, जिसे हम फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं, वो IgA में बहुत ही रिच होता है। IgA antibodies students are generally resistant to intestinal digestion and hence gives protection to the neonate। जो ह्यूमन फिटस होता है उसमें IgM को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो 20th वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसकी जो इम्यूनोलॉजिकल कैपेसिटी होती है वो टिल बर्थ इनएडिक्वेट होती है। जब भी हमारे बॉडी में किसी पैथोजन का एंट्री होता है,
तो ये IgM ही फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है। जब तक कि कोई इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो इम्यूनोलॉजिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, और तब तक 3 मंथ तक जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं वही उस चाइल्ड को, उस इन्फेंट को थ्रू पैसिव इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। चूंकि एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते रहती हैं, इसलिए जो फीटल ब्लड होता है उसमें कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फीटल ब्लड में जो एंटीबॉडीज का जो कंसंट्रेशन होता है वो मदर से भी ज्यादा होता है, और यही कारण है कि बच्चों में जो पेडियाट्रिक इन्फेक्शंस होते हैं वो आफ्टर 3 मंथ्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडीज ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है यानी ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन में जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है यानी कोई एक वैक्सीनेशन होता है तो उसका बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करता है, और यही एंटीबॉडीज पैसिवली प्लासेंटा के थ्रू बच्चों में आ जाता है, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। चूंकि बच्चों में न्यूनेटल टेटनस कॉमन है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन होता है। यानी प्रेग्नेंट वुमेन में जब टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन होता है तो प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, और यही एंटीबॉडीज प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस में जाता है और उसे इस इन्फेक्शन से बचाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मीन्स वो रेजिस्टेंस जो हमें डायरेक्टली एंटीबॉडीज के एडमिनिस्टर होने पर जो मिलती है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जनरली 3 एजेंट्स के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल में दी जाती है, जिसमें से पहला होता है हाइपर इम्यून सेरा, दूसरा होता है कोवेलेसेंट सेरा, और तीसरा होता है पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। जो हाइपर इम्यून सेरा होता है स्टूडेंट्स, वो एनिमल ओरिजिन का भी हो सकता है और ह्यूमन ओरिजिन का भी हो सकता है। एनिमल ओरिजिन के केसेस में मोस्टली हॉर्सेस को यूज किया जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एक हॉर्स को किसी एक सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जाता है यानी वैक्सीनेट किया जाता है, तो वो जो होता है हॉर्स वो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन सर्टेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया करता है, और फिर उसे हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स को ब्लीड कराते हैं और फिर उससे हम उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो एंटीबॉडी होती है वो फॉरेन ओरिजिन की होती है, इसलिए हो सकता है कि ये जब ह्यूमन बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाए तो इसके अगेंस्ट फेटल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल में इसे एडमिनिस्टर करने से पहले इसका हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग किया जाए। लेकिन जो ह्यूमन ओरिजिन के जो हाइपर इम्यून सेरा होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, उनमें ऐसा कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का चांसेस नहीं होता है। तो मोस्टली हम ह्यूमन ओरिजिन के ही एंटीबॉडीज को प्रेफर करते हैं। एनिमल ओरिजिन के एंटीबॉडीज को सेरा को तभी लिया जाता है जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो। ये जो हाइपर इम्यून सेरा होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनका जो फर्स्ट एलिमिनेशन होता है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, लेकिन जो इनका जो सब्सिक्वेंट इंजेक्शंस होता है उसमें इम्यून एलिमिनेशन होता है, इसलिए ऐसे इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया या गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन। अब आइए सेकंड देखते हैं जो कि है कोवेलेसेंट सेरा। कोवेलेसेंट सेरा मतलब उन पेशेंट्स का सीरम, उन पेशेंट्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वैसा एंटीबॉडीज जो कि किसी उस इन्फेक्शन से डिजीज से रिकवर हो चुके हों। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट किसी एक सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट उसे अगर डिजीज हुआ और वो रिकवर हो गया तो उसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन जाते हैं उसके अगेंस्ट, और इन्हीं एंटीबॉडीज को पेशेंट से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरे पेशेंट में देते हैं तो उन्हें इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी थ्रू
कोवेलेसेंट सेरा। इनमें ऐसे कंडीशंस में जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए। नाउ द थर्ड वन इज पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। ये जो पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और चूंकि ये फॉरेन भी नहीं होते हैं इसीलिए इनमें ऐसे केसेस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का चांसेस नहीं होता है। ये जनरली इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। अगर गामा ग्लोबुलिन्स को इंट्रावेनसली यानी वेन के थ्रू अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं और एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कॉज करते हैं। इसीलिए इन्हें जरूरी है कि इन्हें सिर्फ इंट्रामस्कुलरली ही दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये कुछ ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जिनका किसी भी पेशेंट में अगर हम गामा ग्लोबुलिन अगर दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसके सीरम को उसको पहले इन इन्फेक्टिव एजेंट्स से चेक कर ले कि ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो किसी दूसरे ह्यूमन से जब हम इसे एक्सट्रैक्ट किए हों तो उनमें ऐसे कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स हों और ये फिर फर्दर नेक्स्ट रिसिपिएंट में भी इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। नाउ वी विल सी इंडिकेशंस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के पैसिव इम्यूनाइजेशन के केस में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कोई एक्टिव रोल नहीं करता है और हमारे बॉडी में डायरेक्टली इम्यून सेल्स जैसे एंटीबॉडीज हो गए वो एडमिनिस्टर हो जाते हैं और ऐसे केसेस में कोई लेटेंट फेस, लैग फेस या नेगेटिव फेस भी नहीं होता। तो जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है जैसे कि गैंग्रीन या डिप्थेरिया तो ऐसे केसेस में हमारे बॉडी को इमीडिएट प्रोटेक्शन की नीडेड होती है और तब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। यानी जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन का सफिशिएंट टाइम हमारे पास नहीं हो और हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए तब ये इंडिकेटेड होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वो कंडीशन स्टूडेंट्स अगर माँ का जो मदर है उसका वो RH नेगेटिव होती है और वो जो बेबी कैरी कर रही है वो RH पॉजिटिव होता है तो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और इसके रिजल्ट में ये होता है कि बेबी का जो ब्लड सेल्स होता है वो डिस्ट्रॉयड होने लगता है। यानी मदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है वो RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट में वो फीटस के इरिथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम anti-RH IgG मदर को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि वो बच्चे को ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी कोई हार्म न हो सके। एंड लास्ट वन इज फॉर सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कर रहे होते हैं तो जो ट्रांसप्लांट होता है वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है तो उस समय इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हम एंटी लिम्फोसिटिक सीरम को हम एडमिनिस्टर करते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। नाउ वी विल सी व्हाट इज कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। जब हम एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनिटी को कंबाइंड फॉर्म में किसी एक इंडिविजुअल में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट अगर टेटनस से इन्फेक्टेड है तो उसमें हम टेटनस का एंटीटॉक्सिन भी देते हैं और उसे टेटनस टॉक्सॉइड भी देते हैं। यानी उसका एक्टिव वैक्सीनेशन और पैसिव वैक्सीनेशन दोनों ही करते हैं ताकि हमें फास्ट एक्शन मिल सके। इसका एक और एग्जाम्पल है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लास कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और हाँ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।